उससे पहले मैथ्यू सर को सुना, हमारे बुजुर्ग दादाजी की उम्र के, आपने बहुत सारी बातें कही, पदम भाई को सुना। देखिए, बहुजन विचारधारा या तथागत बुद्ध की विचारधारा या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की विचारधारा या मानवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा, ये कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन जो अलग था, जो इस देश की करीब 90% आबादी को शोषित, पीड़ित, वंचित बना के रखना चाहता था, वो सब कुछ अलग था। सिमिलरिटी एक ही है कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको संविधान के अनुसार इक्वल लेवल पे ला करके खड़ा कर देना चाहिए। वही तो मानवतावादी विचार था। आज मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से पूरे भारत का माहौल है वर्तमान में, पॉलिटिकल अगर नैरेटिव की बात करें, देश की पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो कानून भेदभावकारी भी बन रहे हैं। आप ज़्यादातर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके देखिए, वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के साथ में आपको प्रमोशन से रोका जा रहा है। रिजर्वेशन तो दे दिया गया, लेकिन प्रमोशन से रोका जा रहा है। बाबा साहब ने हम लोगों को जो रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन की बात उन्होंने की कि जितना भी पीएससी हुए, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनको उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पीएसयू, जितने भी सरकारी जो उपक्रम है, उनको बेचना शुरू कर दिया। जब हमारे पास सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो हम नौकरियां किसमें करेंगे और रिजर्वेशन कहाँ मांगेंगे? तो हमें एक कदम अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो है कि जो निजीकरण सरकारें कर रही हैं, जिन कंपनियों का, रेलवे का भी हो रहा है, हमारा एयर इंडिया बेच दिया गया, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री बेचे गए हैं, तो उन इंडस्ट्री को जो लोग खरीद रहे हैं, जो पूंजीपति खरीद रहे हैं, उन निजीकरण करके क्या कर रहे हैं, उसमें वही लोग आएंगे जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए होंगे, जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी होगी, जिनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छे से हुआ होगा, जिनके पास संसाधन होंगे, जो अपने बच्चों को डोनेशन दे करके अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाएंगे, जिसमें 5 लाख 10-10 लाख डोनेशन दे करके। हम लोगों की तो अभी मानवर साहब ने पहले स्टेप की लड़ाई ही लड़ना हमें सिखाया था, तो एक कदम आगे बढ़ करके हम लोगों के खिलाफ में षड्यंत्र रच दिया गया है। अब ये लड़ाई हमें वहाँ तक लड़नी है, तो हमें क्या करना है कि अगले कदम की लड़ाई जो है वो लड़नी है। निजीकरण जो हो रहा है कंपनियों का, उसमें रिजर्वेशन की मांग करनी है। और ये रिजर्वेशन की जो मांग करनी है, ये इसलिए अब नहीं करनी है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिलाया, हम लोगों ने अपने आप को कुछ हद तक मजबूत किया है, लेकिन जो सामाजिक एक्सेप्टेंस है इस देश के अंदर बहुजन आबादी की और स्पेशली ऐसी आबादी की, वो सामाजिक एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब हम इन निजीकरण वाले संस्थानों में जाकर के बैठेंगे, उनके इक्वल बैठेंगे, तो शायद उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक कदम आज हमें और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं, अभी मैं देख रही थी हमारे जितने भी बच्चे अवार्ड लेने आए, उनकी सोबरनेस देख रही थी, उनके बात करने का लहजा देख रही थी, उनका टैलेंट है तभी वो यहाँ तक है। हमारे बच्चे काबिल हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें हमारे बच्चों को एक्सपोजर देने की, क्योंकि अगर हमने उनको सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन दे दी, उनको हमने 10th 12th ग्रेजुएशन PhD करा दिया, ये मेरा मानना है कि उसका कहीं ना कहीं वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो डेवलपमेंट उसका तब होगा जब आप अपने बच्चे को इक्वल लेवल से डिबेट में पार्टिसिपेट कराएंगे, उसको बाहर भेजेंगे, उसको इस तरीके के कार्यक्रमों में, आयोजन में भेजेंगे, वो हमारे पूर्वजों के विचारों को सुनेगा। आप एक बार कभी कल्पना करिए हम सब लोग कि अगर हमारे बाबा साहब अब्रॉड नहीं गए होते, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस तरीके से भारत का कल्चर था, उनके लिए मुश्किल होता संविधान लिखना। वो एक्सपोजर है, यही तो है
कि घर से बाहर अपने बच्चों को निकालिए, वो दुनियादारी को समझें। हो सकता है आपको डर लगेगा कि माहौल खराब है, लेकिन डर के आगे ही तो जीत है। वही तो महात्मा बुद्ध जी ने अपना घर त्याग दिया, जंगल में रह करके तपस्या करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अंगुलीमाल डाकू की जो कथा है वो क्या है? महात्मा बुद्ध कोई चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही एक चमत्कार था कि जिसके समकक्ष खड़े हो जाते थे वो व्यक्ति उनकी कोई हानि नहीं उनको पहुंचा पाता था। उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था, चाहे वो भावनात्मक रूप से, चाहे वो मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, किसी चीज का असर नहीं पड़ता था। तो हमें हमारे बच्चों को इस काबिल बनाना है। लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो बच्चा 200 नंबर ला रहा है उसको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जो बच्चा 150 नंबर ला रहा है, आप लोगों ने देखा रिजर्वेशन का इसी तरीके से विरोध होता है, उसको आप वहां तक पहुंचा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे उन बच्चों की स्कूलिंग, उनका खान पान आज उनके बराबर पर कर दिया जाए। हम लोग बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, और ये काम एक उस व्यक्तित्व ने करके दिखा दिया जिस बच्चे को स्कूल कॉलेज में अपने समकक्ष नहीं बैठने दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिनको पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा था, उस एक बच्चे ने संघर्ष करके विदेश में जा करके 32 डिग्रियां हासिल करके इस देश का सबसे बड़ा दस्तावेज, विश्व का सबसे बड़ा भारत का संविधान लिख दिया। अगर उनको मौका मिला ना, तो इस संविधान को जिस तरीके से खत्म करने की साजिश हो रही है, पता नहीं कितने अंबेडकर निकलेंगे और इस संविधान को तो कोई छू नहीं पाएगा। क्या मनुवादी व्यवस्था और क्या मनुस्मृति, ये चीजें हम लोगों के लिए निरर्थक हो चुकी हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी चर्चा ही बंद कर देनी चाहिए। मानवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि अगर आपको किसी को लीडर बनाना है, अगर आपको समाज में किसी की एक्सेप्टेंस करानी है, तो उसके लिए पॉजिटिव अगर बोल रहे हैं तब तो एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर आप निगेटिव, नकारात्मक भी बोल रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा रहे हैं। इसीलिए मनुस्मृति की बार बार बात करके मुझे लगता है कि हम उसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं, अभी भी हम उसकी रिलेवेंसी को मान रहे हैं। इसीलिए जो चीज हमारे लिए निरर्थक है उसकी चर्चा बंद कर देनी चाहिए। एक बार जलवा दी थी ना बाबा साहब ने, उसके बाद आ गया ना हमारे देश का सबसे बड़ा दस्तावेज, जिससे इस देश की शासन सत्ता हर चीज संचालित हो रही है। कोशिश हो रही है ना, साजिशें हो रही है ना कि संविधान को खत्म करना है। कोई भारत के संविधान को खत्म नहीं कर पाएगा, ये सच है, कितना भी कोशिश कर लिया जाए। अब संविधान को खत्म करने की जो साजिशें हैं वो क्या है कि संविधान में रिजर्वेशन का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, तो ये क्या करेंगे कि पीएससी को बेचेंगे, निजीकरण कर देंगे तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि संविधान का एक छोटा सा हिस्सा खत्म किया। अगर ये SC ST एक्ट जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है इस देश की बहुसंख्यक उस आबादी को जिसके साथ अछूतों का व्यवहार किया गया, और वो अगर उसको ये नल एंड वॉइड करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरप्रिटेशन करके अगर उसकी एक्टिवनेस को कम कर देगा, तो ये क्या है? ये संविधान को खत्म करने की तरफ एक और कदम है। इस तरीके की ये साजिशें हैं। अभी हमारे कजिन ब्रदर हैं, उनसे बात हो रही थी, AOR है, उन्होंने मुझे बताया कि सीमा जो बच्चे CA करके जाते थे वो अब उन्होंने CA का पद ही खत्म कर दिया। जो 50 करोड़ से ऊपर वाली जो मॉनिटरिंग करेंगे उन लोगों को दे दिया जाएगा। अब वो 50 करोड़ की मॉनिटरिंग करने वाले जो लोग हैं, जो अकाउंटेंट का काम करने वाले जो लोग हैं, वो कौन लोग हैं? हमारे आपके घरों के बच्चे नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी है कि इसीलिए वो खत्म कर रहे हैं कि हमारे बच्चे CA भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं। IAS बन करके अगर हमारे लोग सेक्रेटरीट लेवल तक, पहली बात तो कॉन्स्पिरेसी करके पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन संविधान में जब ये आर्टिकल 15 में जब बात हुई कि हमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब ये अधिकार डायरेक्ट दे दिया गया है, ये PMO को दे दिया गया है कि अब मसूरी से जो ट्रेनिंग करके निकलेगा उसको ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देंगे, जाकर के उसको कार्डर
ऐसे जगह भेज देंगे या उसको डिपार्टमेंट ऐसा दे देंगे जहाँ पर वो कुछ एक्टिव काम ना कर पाए। ये सब क्या है? ये साजिशें हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन की हमारी जो लड़ाई है वो एक छोटी लड़ाई है। असली जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी है। आपने कभी सोचा? अभी कल के न्यूज़पेपर में देख रही थी कि कौन कौन सी सीमेंट एजेंसियां हैं जो कि अडानी जी को दे दी गई हैं। एक ग्रुप जब से सरकार जो आई है वर्तमान की, उसको इतना हाइप दे दिया गया कि कहाँ पहुँच गया, पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में आ गया। और पूंजीपति क्या करते हैं? उनको काम करना है, अपना बेनिफिट देखना। वो क्यों सोचेंगे कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी जो शोषित पीड़ित वंचित है, हम उनके लिए काम करें। उनका तो यही सिद्धांत है कि अगर इनको हम शोषित पीड़ित वंचित रखेंगे तो ये हमारी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर होंगे। अभी उत्तर प्रदेश में देखा ना आप लोगों ने, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर आप इलेक्शन को एक बार सरसरी निगाह से समझने की कोशिश करेंगे, हमारे आपके बच्चे 2 साल तक रोजगार के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया गया। जब रोजगार नहीं दिया गया तो परिवार जो है आर्थिक रूप से कमजोर है। जब कमजोर है तो उसको जो 5 किलो आटा, 5 किलो 2 किलो चीनी और दाल दी जाएगी, वो उसी में संतुष्ट होगा। ये कहावत होती है, एक मुर्गे को लिया, उसके एक एक करके हमने सारे पंख तोड़ दिए, जो 2 पंख बचे वो कह रहा है कि यही तो हमारा जीवन है, इनको बचा रहने दो। इस तरीके का पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब से फाइट करने के लिए एकजुटता जरूरी है। जो ये मिशन मूवमेंट मानवर साहब कांसीराम जी ने खड़ा किया था, मेरा ये मानना है कि इस देश का अभी तक का सबसे स्ट्रांग मूवमेंट था। अभी मैंने मैथ्यू जी को सुना, उनका मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी जो है, कम्युनिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने भी वही बात की। तो मेरा एक सवाल लोगों से रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, अगर वाकई में हितैषी थे सभी लोग, तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद ही हमारे लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों आया? बहुजन मूवमेंट खड़ा करने पर ही हमारे लोगों को कार्डर जैसी व्यवस्था की गई, तब उनको क्यों ये कॉन्फिडेंस आया कि हमारी भी आवाज़ कहीं बुलंद हो सकती है? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मार्क्सवादी विचारधारा एक इंटरनेशनल विचारधारा है, लेकिन हकीकत में वो मार्क्सवादी विचारधारा से भी बड़ी विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा। और ये मानवतावादी विचारधारा आती है बुद्ध से, जिसको एक कदम आगे बढ़ाते हैं हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और उससे एक कदम आगे बढ़ा दिया मानवर साहब कांसीराम जी ने। और आप लोग विश्वास रखिए कि आपकी जो लीडर हैं बहन जी, उनको सब पता है। आप लोग विश्वास रखिए, आप लोग एकजुट रहिए, ये विचारधारा निरंतर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। कारण क्या है? हर व्यक्ति चाहता उसकी गरीबी खत्म हो, ये विचारधारा कहाँ से आ रही है? हर व्यक्ति चाहता उसके बच्चे पढ़ें, ये विचारधारा कहाँ से आ रही है? हर व्यक्ति चाहता उसको सम्मान मिले, ये विचारधारा कहाँ से आ रही है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पूर्वजों के नाम लिए जाएं, उनकी मूर्तियों की स्थापना हो, ये विचारधारा कहाँ से आ रही है? इस देश में जो आरबीआई बनाई, वो किसके कॉन्सेप्ट से बनी है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी के कॉन्सेप्ट से। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, वो अर्थशास्त्री, हर चीज तो उन्होंने की थी। उनसे बड़ा व्यक्तित्व मुझे कोई समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा ये मानना है, हमें उतना करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, हमने एकजुट होकर के अगर उस संविधान को बचा लिया, ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और साथ में आपका जो मिशन मूवमेंट है, इसमें अगर हमारी एकजुटता बनी रही, आपसी बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं आपके हमारे विचारों में, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर एकजुटता है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। जहां पर एकजुटता की बात आए, चाहे वो बच्चा पड़ोस का हो, किसी रिश्तेदार का हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर उसकी एजुकेशन नहीं हो पा रही है पैसों के अभाव में, हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है, स्वयं ने यहाँ पर डिस्कस किया है, हम लोग एक चाह रहे, मेरा एक ट्रस्ट भी है, समृद्ध भारत ट्रस्ट,
मैं चाह रही हूँ कि हमारे समाज का, बहुजन समाज का एक भी बच्चा पैसे के अभाव में शोषित, पीड़ित, वंचित ना रहे, उसकी स्कूलिंग ना छूटे। ये जो वेबिनार का आयोजन होने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी जुड़ सकता है। अगर कोई बच्चा हमारा IAS ऑफिसर बनना चाहता है, नो डाउट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब भेजेंगे आप, क्योंकि मैंने खुद IAS की तैयारी कर रखी, मैं बताऊंगी कि क्या है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब भेजेंगे। सबसे पहले वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने हैं 90% की मैं बात कर रही हूँ, वो एक तरीके से उनका बिजनेस है। आपका बच्चा 2-3 साल कोचिंग करते करते ये समझने की कोशिश करेगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है IAS के लिए। लेकिन अगर इस तरीके के वेबिनार का आयोजन होगा, एक बच्चा जो था बताया कि मैम मैं IIT JEE करूँगा, तो उस वेबिनार में मैंने सोचा है वहाँ पर जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले टीचर्स हैं, चैतन्या हो गए, फिटजी है, इन सब के ग्रुप हैं हमारे पास में, उन सब टीचर से मैं कांटेक्ट में हूँ। उन टीचर्स को मैं रखूँगी। जो हमारे कुछ फ्रेंड IAS IPS हैं, प्रॉपर जजेज हैं, एडवोकेट हैं, इन सबको हम उसमें रखने वाले हैं। बच्चों की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो पूछेंगे। कम से कम उस बच्चे को इस मार्केट में जा कर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ये समझने में उसकी ऊर्जा, उसके पैसे, उसका समय बर्बाद नहीं होगा कि हाउ टू रीड। उसको ये अगर चीज़ें करते करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हमारे बच्चों को, माता पिता को यही नहीं पता होता है कि उस बच्चे को हम कहाँ पढ़ने भेजें, वो कैसे पढ़े, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। सरकार की भी जो योजनाएं हैं उनकी सही से इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और जो पैसा बजट में पास हो रहा है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम अप्लाई तक नहीं कर रहे हैं उन योजनाओं का उपयोग करने में, और वो पैसा वहीं तक रह जा रहा है, वो करप्शन में जा रहा है। तो अगर सरकार कुछ प्लानिंग कर भी रही है तो उसका यूटिलाइज कैसा हो, इन सारी चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बाकी मैं एक और बात कहूँगी आप लोगों से। अभी आपने स्वयं को सुना, मैं हाथरस केस में जाती हूँ, जो हाथरस में उस बिटिया के साथ गैंगरेप एंड मर्डर हुआ, रात में केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया गया, स्वयं हो गए। ऐसे और भी हमारे जो जूनियर हैं, हमारे साथ में काम करते हैं, जाते हैं। आपके समाज के एक से एक ब्रिलियंट बच्चे हैं, एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको एक कदम हम आगे बढ़ाएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संघर्ष हमने अपनी लाइफ में किया है, वो अगर हम उसमें और आगे नहीं बढ़ पाए तो कम से कम हमारे युवाओं को वो संघर्ष उतना ना करना पड़े। अगर वो हमारा युवा भी उतना ही संघर्ष करेगा, टाइम देगा, पैसा लगाएगा, एनर्जी देगा, तो आप मान लीजिए कि वो 40, 45, 50 की उम्र में जाते जाते वो थका महसूस करेगा, आपका मूवमेंट कमज़ोर होगा। इसलिए हमें अपने यूथ को मजबूत करना है, उसको आगे करना, उसको प्रमोट करना है, उसके टैलेंट का यूज करना है। तो ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, स्पेशली आप सभी लोगों के बीच में ही मैं रहूँगी। आप सबके सहयोग की मुझे ज़रूरत होगी। हमारा जो मिशन मूवमेंट है वो नहीं रुकने दूंगी, उसका रिजल्ट भी बहुत सारी चीज़ों में दिखेगा। और ऐसा मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। यहाँ पर हमारे प्रभारी जी बैठे हुए हैं, इधर हमारी बहन नीलम है, इधर पदम भाई हैं। मैं सभी के नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिलकर के बहुत कुछ करेंगे। और एक्टिवनेस भी आ गई है, जो थोड़ी बहुत निष्क्रिय थी वो फिर से आ गई है एक्टिवनेस। उसका रिजल्ट, परिणाम भी मिलेगा और हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे लाइफ में। इन बेटियों को मैं देख रही हूँ। आप ये समझिए कि लोग जब मुझे सम्मानित करते हैं कि सीमा कुशवाहा ने ये काम किया है, 4 लोगों को फांसी की सज़ा दिला दी, मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के घरों में मैंने ये भी देखा है कि जब बेटी कोई ऊंची आवाज़ में बात करती है, अगर कोई माता या पिता कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कम बोलो, धीमे बोलो, ससुराल जाना है। लड़कियों को ऊंची आवाज़ शोभा नहीं देती है। मैं कहती हूँ अपनी लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करना सिखाइए, क्योंकि वकालत में मुकदमा लड़ा जाता है, वहाँ पर इनोसेंट बन के, धीमी आवाज़ से सीधे बन के काम नहीं किया जाता। ये दोनों चीज़ें एकदम विपरीत हैं। अगर आप इनोसेंट बनेंगी
कि आपको कोई जानकारी नहीं है, आप अगर चार दीवारी के बाहर नहीं निकलेंगी, आप समझ लीजिए समाज को नहीं समझेंगी, आप नहीं लड़ पाएंगी। ये जरूरी नहीं कि वो वकालत का ही फील्ड हो, आपकी डे टू डे की लड़ाई हो सकती है। आप बस में जा रही हैं, आप ट्रांसपोर्ट में किसी में जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हैं, आप किसी ऑफिस में काम कर रही हैं, आप कहीं पर भी जा रही हैं, आप अपने पर काम करिए, अपने व्यक्तित्व को डेवलप कीजिए। और वो व्यक्तित्व मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपना डेवलप करना चाहिए। किससे डरना और क्यों डरना? बाबा साहब का जो संविधान था, उसी संविधान के तहत मैंने फांसी की सजा कराई है। आज इस मंच से मैं बताना चाहती हूँ, अगर ये निर्भया केस मेरे हाथ में नहीं होता, इस देश का कोई वकील उनको फांसी नहीं करा सकता था, क्योंकि मैंने पूरा इस केस में सब कुछ अपना झोंक दिया। एक और बात कहूँगी कि पूरा जो स्ट्रक्चर है आज की डेट में भारत में डेथ पेनाल्टी को अबोलिश करने की बात लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की 15वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि हम फांसी की सजा को खत्म करेंगे। मेरा ये कहना था किया तो नहीं है खत्म, जब करोगे तो वो भी संविधान के दायरे में होगा, हम मान लेंगे। लेकिन इस देश की जो 49% आबादी को अगर दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से देश की राजधानी में 8 बजे रात को रौंदा जाएगा, तो हम भी चाहते हैं कि एक बार पूरा देश देखे कि दर्द तकलीफ क्या होती है। उन्होंने जो कृत्य किया उसकी सजा दिलाई, लेकिन क्या आज भी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हो गई? नहीं हुई हैं। तो मेरा ये मानना है, महिला सुरक्षा पे बोलना थोड़ा ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि आज के समय में हम अपनी बेटियों को काबिल बना रहे हैं, पढ़ने भी भेज रहे हैं, जॉब भी कर रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे समाज में हमारे भाइयों की है, हमारे पिताओं की है, हमारे दादा परदादाओं की है, हमारे स्कूल के टीचर्स की है। निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ, मनीषा बाल्मी के साथ जो क्राइम हुआ, अब सोचिए कि वो बच्ची खेत में काम कर रही थी, निर्भया बस में ट्रैवल कर रही थी। क्राइम जो कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है कि वो एक जीती जागती इंसान को रौंद दे रहे हैं और उसका मर्डर कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें कहीं और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। वो वर्क करना है मानसिकता बदले। वो मानसिकता कैसे बदलेगी? हमारे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो रही है, जो एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बेटी है, हम दोनों की जो परवरिश कर रहे हैं, इक्वल लेवल पे अगर हमें बेटी को संस्कार बनाना है और बेटे को भी तो बनाना है, और बेटी को अगर घर से बाहर खेलने भेजना है बेटे को, तो बेटी को भी भेजिए। अगर बेटी घर में 4 सवाल कर रही है, बेटा भी कर रहा है, उनके जवाब दीजिए और बेटों को ये समझाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट ही तो वो है कि हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, रंजन गोगोई, जो कि इस देश की सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके अपने कलीग एक महिला को छेड़ते हैं, और जब उनके खिलाफ पूरी सुप्रीम कोर्ट की महिलाएं एकजुट हो जाती हैं, उसको वो सस्पेंड कर देते हैं। लेडी को जब एकजुट होते तो उसकी बहाली कर देते हैं और अपने केस का खुद ही ट्रायल कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के पास ये पावर है कि अपने केस का ट्रायल खुद ही कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर नेचुरल जस्टिस की बात आती है कि जो व्यक्ति खुद क्राइम कर रहा है वो ही अपने केस को सुनेगा, तो क्या है नेचुरल जस्टिस है? नहीं है। लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऐसा करेंगे तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। हमें इस हद तक इंटरप्रिटेशन करना है कानूनों को, अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाना है और अपने बेटों को भी बनाना है। कुछ भी असंभव नहीं है। बाबा साहब ने अकेले ये लड़ाई लड़ ली थी। आज तो हमारे मिशन मूवमेंट में इस देश में करोड़ों की आबादी एक साथ जुड़ी हुई है। 2 अप्रैल को ये सब हम लोग देख चुके, जब SC/ST एक्ट को निष्क्रिय किया गया था। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं OBC समाज से आती हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी लोगों का, मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए। मुझे कभी नहीं लगता ये मिशन मूवमेंट के जितने लोग हैं, चाहे वो वामसेप के हों, BBF के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, मुझे आप लोग मेरा एक परिवार लगते हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप लोग हमारा साथ देना इस दिल्ली में, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और दिल्ली ही नहीं, बहन जी ने जैसे कहा है कि अभी आप फिलहाल दिल्ली में काम करिए, आपको सीमा जी हम बाद में भी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। आप अपने घर के यूथ
जो बच्चे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्वयं का नंबर लीजिए, जिधर जितेंद्र कुशवाहा बैठे हमारे भतीजे हैं, इनके साथ कनेक्ट करिए। टाइम टू टाइम हम पार्टी में काम करें, मिशन मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन मूवमेंट वो भी है कि हमारा कोई बच्चा अभावों में, इन्फॉर्मेशन के अभाव में या पैसे के अभाव में, किसी चीज़ के अभाव में उसकी एजुकेशन ना रुके, यही मेरा उद्देश्य है। और आप सबका अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन कराया। जय भीम, जय महात्मा बुद्ध।